स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया बृहद स्तर पर वृक्षारोपण। वैक्सीनेशन में हो रही लेट लतीफी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की मोदी सरकार को ठहराया दोषी, तो वहीं पूर्व भाजपा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार को लिया आड़े हाथों। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा पत्रकार वार्ता ली गई। पत्रकार वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल को विफल बताते हुए नाकामियों को गया गिनाया। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण पूरी तरह बंद हो गया है। टीकाकरण बंद होते ही राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकों की कमी के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से पूछा कि जब टीके आपको खरीदने हैं तो ये बताए टीका कंपनियों को कितना एडवांस दिया है। नमस्कार। वैक्सीनेशन को लेके कुछ दिनों से भ्रांतियां बनी हुई हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। अलग अलग कैटेगरी के लोग, एपीएल, अंत्योदय, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बीपीएल, इस कारण से नहीं हो पा रहा, जबकि सच्चाई ये है कि वैक्सीनेशन नहीं होने का केवल एकमात्र कारण है कि देश में वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध है। और केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन बनाने के काम में तेजी पहले ले आनी चाहिए थी, वो अब हो रहा है। तो जब से वैक्सीनेशन को 20 करोड़ वैक्सीन महीने की मिलने लगेंगी, तब जाके हम ये मान सकते हैं कि वैक्सीनेशन में कुछ तेजी आएगी और 7 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन हो सकेगा, अगर 20 करोड़ वैक्सीन एक महीने में बनेगी। अभी 20 करोड़ का 40% मानिए वैक्सीन अभी देश में बन रही है, करीब 8-8.5 करोड़ वैक्सीन ही बन रही है। और ये कारण है, लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एपीएल की बात है तो अंत्योदय की बात है, अंत्योदय वाले नहीं आ रहे। तो वो भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अंत्योदय के लिए जितना आरक्षण किया गया था उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अंत्योदय के लिए जितनी प्रतिशत वैक्सीन की रखी गई थी उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो फ्रंटलाइन वर्कर के लिए जो प्रतिशत रखा गया था उतने नहीं आ रहे। 12% अंत्योदय के लिए रखा गया था, जबकि 13.25% अंत्योदय के नागरिक टीकाकरण कर चुके। फ्रंटलाइन वर्कर के लिए 20% रखा गया था, अभी 9.87% ही फ्रंटलाइन वर्कर सामने आए हैं टीकाकरण के लिए। लेकिन टीका किसी का नहीं रुक रहा। जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मौके पे जाके आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उस माध्यम से आपको तारीख पहुंच जाएगी। टीकाकरण जितने टीके उपलब्ध हैं उसके हिसाब से चल रहा है। केवल दिक्कत है तो केवल एक बात की कि वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। लेकिन जितनी वैक्सीन 18 से 45 के लिए देनी चाहिए, वो केवल राज्य सरकारों को 25% वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं जो देश में बन रही है, और शेष 25% बिजनेस पर्सन्स को, और 50% खुद केंद्र सरकार रख रही है। अब समय आ चुका है कि हमारे पास 45 साल और उसके ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीन रखी हुई है, स्टोर में रखी हुई है, और लोग हैं नहीं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि 77% से ज़्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लग चुकी है, 45 साल और उसके ऊपर। और हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन स्टोर में रखी हुई है, और जो आ रहे हैं वही वैक्सीन केंद्र सरकार फिर से भेज रही है 45 साल से ऊपर वालों के लिए। अब उनको ये नीति का भेद खत्म कर देना चाहिए कि 18 साल अलग और 45 साल अलग, एक जगह वैक्सीन उपलब्ध कराएं। जो नागरिक आएंगे उनको सिलसिलेवार लगती जाएगी वैक्सीनेशन, और तभी जाके नागरिकों को
राहत होगी। ये जानकारी आपसे साझा करनी थी कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन नहीं लगने का कारण कोई दूसरा है। वैक्सीन नहीं लगने का कारण एक ही है कि देश में वैक्सीन बन नहीं रही है। केंद्र सरकार अब कोशिश कर रही है, ये जून महीना चालू हो गया, साल का छठा महीना चालू हो गया, साल के पहले महीने में घोषणा हुई थी वैक्सीनेशन की। उस समय से अगर वैक्सीन बनाना हम चालू कर देते, बढ़ाने का काम चालू कर देते, तो ये दिक्कत नहीं आती। अब जब वैक्सीन उपलब्ध होगी, सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में भी टीका लगता जाएगा। धन्यवाद। ऐसा छत्तीसगढ़ के 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी 18 से 45 साल के नौजवान को वैक्सीन नहीं लगी है। ये सरकार 18 साल से 44 साल के नौजवानों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है। हम बार बार पूछ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताए ना कि इन्होंने वैक्सीन कंपनियों को कितना पैसा एडवांस दिया है, कितनी वैक्सीन कब आने वाली है। हर चीज का केंद्र पर आरोप लगाने से थोड़ी, केंद्र सरकार ने कहा है कि ये 2 कंपनियां, इन 2 कंपनियों से आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट कर आप वैक्सीन बुलाइए। तो इन्होंने इन कंपनियों से क्या बातचीत की है, क्या कांटेक्ट किया है, कितना पैसा एडवांस दिया है। छत्तीसगढ़ में जितनी वैक्सीन चाहिए उसके लिए 900 करोड़ रुपए चाहिए। अभी तक उन कंपनियों को जितनी देर से पैसा एडवांस में देंगे उतनी देर से छत्तीसगढ़ को वैक्सीन मिलेगी। देश के बहुत सारे राज्यों ने कंपनियों को एडवांस में दे दिया और वहां पर वैक्सीन भी आ गई। जहां प्राइवेट लोगों को वैक्सीन मिल रही है एडवांस पैसा देने के कारण, परंतु राज्य सरकार के एडवांस पैसा नहीं देने के कारण छत्तीसगढ़ के नौजवानों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को विफल बताते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए 2019 में जारी संकल्प पत्र को लेकर मोदी सरकार को विफल बताया गया। दुर्ग में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस जन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी संगठन द्वारा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की नाकामियों सहित लोकसभा 2019 में जारी उनके संकल्प पत्र में किए गए विभिन्न संकल्पों को लेकर मीडिया के समक्ष जानकारी रखी। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात में नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए भटकने के साथ ही अन्य सुविधाओं से वंचित रख आम नागरिकों के बीच कुप्रचार कर अपनी नाकामी को छुपाने की बातें कांग्रेसियों ने कही। वहीं बुधवार को दुर्ग के सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी लोकसभा 2019 में दिए गए संकल्प पत्र में 22 सवालों का जवाब मांगा, जिसमें मुख्य रूप से दुर्ग विधायक अरुण वोरा, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, तुलसी साहू, जितेंद्र साहू, महापौर धीरज बागलीवाल, बदरुद्दीन कुरैशी, भजन सिंह निरंकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काबिज हुए 7 वर्ष हो गए और जिन वायदों को लेकर ये सत्ता पर काबिज हुई थी कि हम किसानों की रक्षा करेंगे, युवाओं की रक्षा करेंगे, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, लेकिन यह सब करने में यह सरकार 7 साल में पूरी तरीके से विफल रही है। और अभी जो सबसे बड़ी महामारी थी, वैश्विक महामारी कोरोना, उसको नियंत्रण में लाने में भी इस सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। राज्यों को जो सहायता दी जानी चाहिए थी वह सहायता इस सरकार ने नहीं दी। मुझे कहने में इस बात की खुशी होती है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो प्रदेश में कोरोना की संक्रमण जो बढ़ा था उसमें रोकने में कामयाबी प्राप्त की। राज्य शासन ने अपनी तरफ से अपने संसाधन से 50 करोड़ रुपए दिए, फिर विधायकों के मत से उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए लेकर जो वैक्सीन लगाई। वैक्सीन की बात इन्होंने कही थी कि एक वैक्सीन का जो दाम एक ही रहेगा, लेकिन दाम में समानता नहीं रही। और युवाओं की जो रोजगार की मैंने बात की कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, बल्कि 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए। युवाओं के साथ इस सरकार ने छल किया है, किसानों के साथ छल किया है। जो विधेयक लाए उन्होंने कृषि, यह किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा था, जिसका पूरे देश में आंदोलन चला, लेकिन इस सरकार के कान में जू नहीं रेंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम केवल आरोप लगाना है।
न केवल आरोप लगाना बल्कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बताकर अपनी पीठ थपथपाना है। तो ये काम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति से सब वाकिफ़ हैं, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। काम धाम कुछ करना नहीं, चुनाव आता है तो लोगों के बीच में जाना। और जो कांग्रेस के जो आप देखिए केंद्र में जो कांग्रेस ने जो कार्य किए थे, मनरेगा जो लाई, RTE लाई, RTI लाई, आज ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए क्या, बल्कि संवैधानिक और संघीय ढांचे को इन्होंने कमज़ोर किया है। सर आपके सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का युवा नेतृत्व हमको प्राप्त हो रहा है। चुनाव है, कोरोना काल चुनाव की स्थिति आगे बढ़ी है और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी होगी और मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ही होंगे। देखिए अभी हमने पूरे प्रदेश में लगभग 98 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और उसमें अभी हाल ही में हमने 10 गोडाउन का भूमि पूजन किया और लगभग 150 से अधिक गोडाउन हम लोग बना रहे हैं, ताकि किसान जो मेहनत करते हैं उसकी मेहनत का सही ढंग से वहाँ पर उसको इंतजाम किए जा सके, बरसात से बचाया जा सके। ये सारे इंतजाम वेयर हाउस कर रही है। सर टेस्टिंग लैब की जो घोषणा की गई थी उसके लिए ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है और सारी जो प्रोसेस होते हैं उसको हमने पूरा किया है। कंसल्टेंट हमने बुलाए हैं और मैं समझता हूँ 4-5 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। जमीन कहाँ अधिग्रहित? जमीन हम लोगों ने जो निर्धारित की है वो नया रायपुर में है, जहाँ हमारे वेयर हाउस का कॉरपोरेशन का ऑफिस है, उसके बाजू में ही हमने लैब बनाने की वहाँ पर स्थापना की, भूमि पूजन किया है। और मैं इस बारे में कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती, अफवाह फैलाने का काम करती। आज प्रदेश में जो स्थिति बनी है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मैं मंत्री उसी बात को कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के सामंजस्य से जो स्थिति बनी है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखती। वो ये कहते हैं कि दोनों की बन, उनको ये दिखता है लोग उनकी दोनों की बन नहीं रही, जबकि बन रही है। पूरा मंत्रिमंडल एकजुट होकर काम कर रहा है, पूरे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसीलिए आज प्रेस वार्ता की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 7 साल जो 30 तारीख को पूरा हुआ और आप मीडिया के लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं, हर पहलू को आप लोग नज़र रखते हैं। ये 7 सालों में जो किसान हैं, जो बेरोजगार युवा है, चाहे आम जनता है, उसके लिए ऐसे कोई योजना भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 सालों में नहीं लाई, बल्कि इनकी योजनाओं के चलते लोगों की जाने गई, चाहे नोटबंदी में हो, चाहे किसान आंदोलन में हो, चाहे कोरोना के लॉकडाउन तत्कालिक करने की स्थिति में जो मजदूर मारे गए, मतलब कोई भी योजना जो है जिसके मौत के कगार पर ले जा रही देश की जनता, यहाँ देश में अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही, ये 7 साल की भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धता है और देश की जनता जानना चाहती है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में ये प्रेस वार्ता लेकर ये बातें को उठा रही है। आज कोरोना की वैश्विक महामारी भीषण कोहराम जहां मचा हुआ है, वहां वाहवाही लूटने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, आप खुद समझ सकते हैं। यदि आज की तारीख में मैं किसी मामलों में वाहवाही लूटूं जिसमें आज हम किसी न किसी घर से कोई न कोई आहत है, पूरे देश में, केवल एक मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करती, और ऐसे समय में वाहवाही लूटना उनका जीवन भर का काम है। वाहवाही लूटना, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है ऐसा काम। लगातार एक आरोप लगते जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में जो वैक्सीन की जो बर्बादी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य शासन की विफलता है। नहीं, देखिए, वैक्सीन की बर्बादी का आरोप इसलिए वो लगा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन भेज ही नहीं रहे। जब वैक्सीन ही नहीं है यहाँ पर तो बर्बाद कहाँ से होगा, ये सवाल का जवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमें केंद्र के लोग। और प्रदेश में कितनी वैक्सीन पहुँची? देखिए, जो भी खैर वैक्सीन की पहुंची है, पहले 45+ का चल रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम युवाओं को तत्काल 18+ का वैक्सीन लगाएंगे। दूसरे दिन एक दिन आया सुपर फ्लॉप वैक्सीन का, वैक्सीन ही नहीं आया। हर मारामारी में एक वैक्सीन सेंटर में घूमी हूँ, मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि वहाँ वैक्सीन होता ही नहीं था। 2 बजे 1 बजे की वैक्सीन खत्म, क्योंकि आप लोग भी घूमे हैं। मैं जो बात बोल रही हूँ उसमें कतई असत्य है, ऐसा नहीं कह सकते, पूरी बात सत्य है, क्योंकि 1:30 बजे जाओ वैक्सीन खत्म।
आया ही नहीं वहाँ से वैक्सीन। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने कम से कम इतने लोगों को उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यकर्ताओं या कहना चाहिए हमारे युवा साथियों को हो, चाहे 45+ सबसे अधिक पूरे देश में उन्होंने वैक्सीनेशन का काम शुरुआत में कराया। जबकि ये लोग बार बार उसमें भी आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीन नहीं करवाना चाहती है, उसमें भी हम प्लस हुए। ये इनका काम ही है आरोप लगाना। ये 7 साल में जनहित के एक भी काम नहीं हुए। पूरी तरह से मोदी सरकार विफल रही है। घोषणा पत्र में किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हुए, कि 2 करोड़ रोजगार की बात की है। 2 करोड़ रोजगार ये कहाँ से देंगे? किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे, और हम आज देख रहे हैं कि 18 से 44 वर्ष के बच्चे और 18 से ऊपर वालों को ही नौकरी मिलती है। उनको 600 रुपये का वैक्सीन फ्री में नहीं लगा पा रही मोदी सरकार, तो उसको रोज़गार कहाँ से देगी? उन किसानों को 600 रुपये का वैक्सीन नहीं लगा पा रही है, तो उसको कहाँ से वो रोजगार आय दुगुनी करेगी? कहने का मतलब इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। जो लागत 600 रुपये में मात्र 70 करोड़ की जनसंख्या है इनकी, 18 से 44 वाले, उन्हीं को नौकरी की ज़रूरत रहती है। 84,000 करोड़ की लागत आ रही है, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और दूसरी ओर 20 लाख करोड़ का ये पैकेज घोषित करते हैं। पैकेज किसको मिला आज तक पता नहीं है। कहने का मतलब यह है, ठेले वाले, खोमचे से लेकर हर युवा, चाहे वो व्यवसायी हो, लघु व्यवसायी हो, सबको पैकेज का लाभ मिलना था। पैकेज का लाभ तो नहीं मिला, बल्कि 17 करोड़ लोग देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे आ गए। सिर्फ 2 लोगों का भला हुआ है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से, अडानी और अंबानी का, कि जो एशिया के टॉप शीर्ष स्तर के दौलत वाले बन गए, धन वाले बन गए। आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये जनता के नहीं है, किसी को रोज़गार देने वाली सरकार नहीं है। जो सरकार नोटबंदी से, जीएसटी से महंगाई बढ़ी और लोगों के रोजगार चले गए। जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा केंद्र सरकार की नाकामियां यहाँ दर्शाई गई है। वहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। देखते हैं और किस तरह की राजनीति सामने आती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्षों के कार्यकाल को असफल बताते हुए बेतुके निर्णय और जनता को धोखा देने वाली सरकार करार दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास एक भी उपलब्धि नहीं है। ये सरकार केवल जनता से धोखा करती आ रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये पहली सरकार है जिसके ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है। जिस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प के रूप में जारी किया था, उसे ही पूरा करने में वह असफल है। देश की जनता आज भी अपने खाते में 15 लाख रुपए आने का इंतजार कर रही है। किसान अपने आय को दोगुना करने के लिए सरकारी योजना की राह देख रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 7 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ, और इस 7 साल को जनता ने, प्रेस ने हो या कांग्रेस पार्टी ने, 7 साल देश और देशवासी बेहाल, इस शीर्षक को हम लोगों ने पकड़ के लोगों तक पहुंचने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों में 7 तरह के ऐसे काम किए हैं कि देश हमारा आज गर्त में है। चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, चाहे जीएसटी का विषय हो, चाहे आज के समय में कोरोना का जो उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे बेरोजगारी का विषय हो। ये 7 साल में इन्होंने 7 विषय ऐसे पकड़े और 7 जो ग्रुप थे, 7 व्यवस्थाएं थी, उसको चौपट किया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच जाके लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत करा रही है। महंगाई बढ़ रही है, किसी तरह का आंदोलन करेंगे आप? देखिए, महंगाई को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं और कोरोना के कारण संभवतः हम लोगों ने अभी बड़ा आंदोलन का निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन जारी थी। पहले 10 लोगों की अनुमति थी, अभी 50 की हुई है। तो अगर ऐसा आंदोलन करते हैं तो निश्चित ही हम स्वयं अपने बनाए हुए कानून को तोड़ते हैं। अब जैसे ही ढील मिलेगी
आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर पूरी तरीके से मैदान में दिखेगी और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल के जो बदहाली हुई है, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। मोदी जी जो एक देश विक्रेता के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने वादा किया था, जिन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, वो वादे उन्होंने कुछ पूरा किया ही नहीं। उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की लेकिन रोज़गार नहीं दिलाए। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की, आज 7 साल में 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। साथ ही वैश्विक महामारी में भी उन्होंने लोगों को बेरोजगार कर दिया। यहाँ तक कि विपत्ति काल में कोरोना में जैसे वैश्विक महामारी में उन्होंने ना ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराया, ना ही हमारी जनता को वैक्सीन आज पर्यंत तक उपलब्ध करा पा रहे। सिर्फ उन्हें बोलना आता है, उन्हें नौटंकी करना आता है, उन्हें मीडिया के सामने रोना आता है और थाली और ताली बजाना आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल में देश हुआ बेहाल, जनता हो गई त्रस्त और नरेंद्र मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये चीज़ पूछना चाहते हैं, आप सबके माध्यम से भी हम पूछना चाहते हैं कि जब भी डॉक्टर रमन सिंह जी आए उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी भाजपा के लोग इस बात का जवाब दें कि क्या किसानों की आय दुगनी हुई है, क्या प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है, खाद बीज की कीमतें क्यों बढ़ी है, क्यों छोटे सीमांत किसानों को क्या पेंशन मिला 50-60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, क्या हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हुआ है, क्या हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आया है, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन के लिए रखा 35,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें पुराने दरों में आई 30-35 रुपये में जो बोला गया वो आई हैं, क्या रसोई गैस की कीमतें कम हुई हैं, नोटबंदी एवं जीएसटी में क्या फ़ायदा हुआ, क्या काला धन वापस आया और आया तो कितना आ गया, क्या अच्छे दिन आ गए। देश नहीं दूंगा कहने वाले ने रेल भेल सेल सहित पूरे देश को आज क्यों बेचा। प्रधानमंत्री केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर खरीदी में भ्रष्टाचार के लिए कौन जवाबदार है। क्या डॉलर रुपया के बराबर आ गया। क्या युवा उद्यमियों को 50 लाख तक कोलेटर मुक्त ऋण मिला तो कितनों को मिला है। क्या नोटबंदी में आतंकवाद नक्सलवाद का खत्मा हुआ। नदियों में बहने वाली लाशों के लिए कौन जिम्मेदार है। गत वर्ष कोरोना काल में दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो कहाँ गया। कोरोना से के पहले लॉकडाउन में करोड़ों प्रवासी मजदूरों की पीड़ा के लिए मोदी जी क्या जिम्मेदार नहीं है। कोरोना में के दूसरे वेव की चेतावनी न देने पर मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। देश में दवाओं और ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से गई लाखों जानों के लिए मोदी के अलावा जिम्मेदार कौन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में जो देश को पीछे धकेला है और जो भाजपाई आज उनकी गुणगान कर रहे हैं 7 साल की तारीखों के पूर्व, ये पूरे फरेबी झूठ बोलते हैं। भावनाओं से और संवेदनाओं से इन्होंने खेलकर जनता को गलत जानकारी दी और गलत संदेश पहुंचाया। न तो थाली बजाने से कोरोना मिटा और न ही दिया जलाने से मिटा। ये लोगों को भावना खेल से खेल कर इस प्रकार की बातें, औचित्यहीन बातें जो कि जनता के लिए आज तकलीफ दे बन गई, इसके जिम्मेदार आखिर कौन है। इन सब बातों का जवाब हम भाजपा सरकार के लोगों से, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, डॉक्टर रमन से पूछना चाहते हैं, हर भाजपाई से पूछना चाहते हैं कि गलत जानकारी मत दें। इतने भाजपाई कभी कोरोना काल में सेवा करने के लिए जनता के नहीं निकले, सिर्फ जब 7 साल की उपलब्धि गिनाने बता रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है और इनको जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हर घर के दरवाजे में जाएगा, इन बातों की जानकारियाँ देगा जो लोगों से, संवेदनाओं से खेला गया, जो लोगों से बोला गया, और
आज जो जिसके पीछे में देश आज पीछे इतना पीछे चले गया है, इसलिए हम इसका पूरा प्रचार प्रसार के साथ जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। अभी लोग बहुत आहत हैं, लोगों की इस चीज़ की पीड़ा है, उनके साथ मिलकर हम उनका सहयोग भी, सहभागिता भी हम प्रयास करेंगे कि हमसे सहभागिता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो हम करेंगे। देश भर में कांग्रेसियों द्वारा केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को विफल मानते हुए स्पीक अप कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा तुलसी साहू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जिस प्रकार राज्य को ग्लोबल टेंडर के माध्यम से वैक्सीन खरीदने को बोल रही है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से राज्य को आर्थिक व्यवस्था की भी क्षति पहुंचेगी। साथ ही ये महामारी विश्वव्यापी है, जिस पर केंद्र को सही ढंग से काम करने की आवश्यकता है। स्पीक अप कैंपेन पूरे भारत में, पूरे देश में चल रहा। इसका वजह है कोरोना से जिस तरह से लड़ने का अभी जो चला देशव्यापी वैक्सीन की, जहां तक हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन एक कोरोना के खिलाफ जंग की एक मुहिम है और वैक्सीन प्रत्येक भारतीय नागरिकों को लगना चाहिए, ये हम सब की मांग है। लेकिन आज वैक्सीनेशन की कमी के वजह से आज देश की स्थिति और प्रत्येक प्रदेश की स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। आपने देखा कि वैक्सीनेशन की बात आई है और वैक्सीनेशन सोशल मीडिया में हमारे पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी हम लोग स्पीक अप कैंपेन चला रहे हैं, ताकि लोगों को जागरूकता करें कि वैक्सीन सबके लिए जरूरी है और कितना जरूरी है। लेकिन इन मुद्दों पर केंद्र की जो सरकार है वो आज प्रत्येक भारतीय को जिस तरह से टीकाकरण मुहैया कराना चाहिए, सुनिश्चित कराने के लिए टीकाकरण नीति बनानी चाहिए केंद्र सरकार को, जो उन्होंने नहीं बनाई है। जबकि पूरे विश्व में आज पूरे देश की हम बात करें, आज़ादी से लेकर आज टीकाकरण एक राष्ट्रीय महामारी यदि हम कहते हैं, और टीकाकरण अभियान को हमेशा केंद्र से संचालित होता है और ये पूरा राष्ट्रीय आपदा में टीकाकरण की बात होती है। तो केंद्र सरकार इस मुहिम में क्यों साथ नहीं दे रही है और क्यों कम कर रहा है, जबकि पूरे भारत में हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि टीकाकरण प्रत्येक नागरिकों को, प्रत्येक भारतीय को मुफ्त मिलना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या वरिष्ठ हो। लेकिन केंद्र सरकार अपनी जो है जवाबदेही को तय नहीं कर पा रही है और ना ही जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है, और उल्टे राज्य सरकार पर जो है वो ग्लोबल टेंडर के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जबकि आज छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने अपने राज्य में उन्होंने मुफ्त में वैक्सीन की बात कही, लेकिन वैक्सीनेशन जो है राष्ट्रीय एक है और राष्ट्र से आना है। वैक्सीनेशन पूरी तरह उपलब्ध नहीं होने से राज्य की सरकार भी अपनी पूरी जो बात कह रही है उसको कर पाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि आप वैक्सीन ही नहीं भेजोगे राज्य में तो वो प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाएगा कैसे। लेकिन मुफ्त वैक्सीन की जो व्यवस्था है ये केंद्र सरकार को करना चाहिए। ये ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इधर उधर की बातें करके वो लोगों को प्रताड़ित करने का काम, या कि राज्य सरकार को प्रताड़ित करने का काम, या राज्य सरकार को अतिरिक्त बोझ डालने का जो काम कर रही है उसके हम सब खिलाफ है। हम सब मांग करते हैं केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी आपने बहुत वादे किए, कम से कम इस महामारी के दौर को, आपदा को आप अपनी आय का स्रोत ना बनाएं और टीकाकरण को मुफ्त कराएं, प्रत्येक भारतीय के लिए टीकाकरण सुनिश्चित कराएं सबके लिए, और प्रत्येक व्यक्ति को टीका उपलब्ध हो, ऐसी एक व्यवस्था अपनी टीकाकरण नीति बनाएं इस देश में। इसी बात को कहते हुए धन्यवाद, जय जोहार। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बधाई बधाई बधाई। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ में अनवर ढेबर को अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। सौजन्य श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। श्री गुरुचरण सिंह होरा, महासचिव छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, सेक्रेटरी टेनिस संघ एवं यूनियन क्लब रायपुर। श्री संजय मिश्रा, महासचिव छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ रायपुर।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आप सबका स्वागत है। संकल्प पर्यावरण समिति भिलाई की अध्यक्ष एवं मनसा कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती स्मिता संजीव सक्सेना के तत्वावधान में कुरुद मेन रोड पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि वैशाली नगर भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन के साथ भिलाई भाजपा उपाध्यक्ष शंकर लाल देवांगन, पर्यावरण प्रेमी करमजीत सिंह, पूर्व पार्षद महेश वर्मा, दीपक दानेश्वर राव सहित भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। आज जून की 1 तारीख को हमारे दल के पार्टी के युवा कार्यकर्ता और समाज सेवी जिन्होंने भिलाई में अपनी एक वृक्ष मित्र के रूप में पहचान बनाई है, करमजीत सिंह जी, निशु पांडे जी, जिले के हमारे महामंत्री शंकर लाल जी और विशेष रूप से मनसा कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती सक्सेना, मिस्टर सक्सेना, मनसा कॉलेज का बाकी स्टाफ। मोदी जी के जो 7 साल पूरे हुए उस उपलक्ष्य में भी, और दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से बरसात आने को है, ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आज प्रारंभ कर रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि जो नेचर में इनबैलेंसिंग आ गई है, इसको बैलेंस करने के लिए वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। ये वृक्ष निश्चित ही आज इन बच्चों ने लगाए हैं, इनके काम नहीं आने वाले, आने वाली पीढ़ियों के काम आएंगे।
और वो पीढ़ियाँ याद करेंगी इस चीज़ को, मनसा ग्रुप को याद करेंगी, और वे लोग जो इसमें परोक्ष और अप्रोक्ष से जुड़े हुए हैं उन सबका इसमें योगदान माना जाएगा। तो मैं सबको साधुवाद देता हूँ, एक अच्छे काम की पहल हुई। मगर इनके साथ ही मनसा ग्रुप की प्रिंसिपल भी खड़ी है, उनके पूरा स्टाफ दिखा, इनसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, ये पेड़ लग रहे हैं, अब इनको जिंदा रखने की जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। पेड़ जिंदा रहेंगे तो इसका लगाने का जो उद्देश्य है, इसका हेतु है, वो पूर्ण होगा। अन्यथा आज लगाए अपन ने और कल खत्म हो गए, तो ये औपचारिकता प्लीज एक औपचारिकता बन के मत रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति ये मैं अपनी कामना करता हूँ कि यहाँ के वृक्ष लगाए और इनको जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी ऐसे स्कूल और कॉलेजेस आगे आए और इस तरह की भूमिका निभाए। जैसा कि हम कोरोना काल में देख चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी परेशानी हुई, तो कम से कम अब लोग जागे। एक पेड़ हर आंगन, एक पेड़ इस मुहिम में साथ है। हर आंगन एक ऑक्सीजन प्लांट, खुद का ऑक्सीजन प्लांट। एक पेड़ हमें कई गुना ऑक्सीजन देता है, हमको दिखलाई देता है। तो इतनी जिम्मेदारी समझते हुए हर इंसान एक पेड़ अवश्य लगाए। बस इसी के साथ साथ धन्यवाद, और मैं मसीन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो समय निकाल के यहाँ पे आए। शंकरलाल देवंगन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, शारदा गुप्ता जी का और करमजीत सिंह जी। ये मनसा महाविद्यालय और संकल्प पर्यावरण समिति का एक सौजन्य से जो हम लोग ने कार्य किया है, चूँकि ये अभी नई रोड बनी है, तो हमारी इच्छा थी कि इस रोड पर पूरी तरह पेड़ लगाए जाएँ दोनों तरफ, और निशु पांडे सर ने इसमें हमारा सहयोग किया आकर के। अभी हमने 100 से 150 पेड़ का टारगेट रखा है जो इस रोड पर पूरा लगाया जाएगा, और उसका संरक्षण का कार्य भी हमारे महाविद्यालय और सभी स्टाफ के सहयोग से किया जाएगा। तो इसके लिए मैं आदरणीय भाषण सर जिनके आशीर्वाद से संभव हुआ है, पांडे सर जिन्होंने हम लोग को बहुत सहयोग दिया, और मेरे सभी स्टाफ जिन्होंने पूरा अपना सहयोग देने का वायदा किया है और इन पौधों को जिंदा रखने का वचन लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में 1-2 साल के अंदर ये रोड आपको बहुत हरी भरी दिखाई देगी। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद कांकेर के जिस वार्ड में पानी की भारी समस्या है, उसी वार्ड में हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। इस भीषण गर्मी में कांकेर जिला मुख्यालय में नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कई वार्ड पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो जनकपुर वार्ड मेन है, जहां कई सालों से सिर्फ गर्मी के मौसम ही नहीं बल्कि पूरे साल भर पानी की समस्या बनी रहती है। जनकपुर वार्ड में पानी सप्लाई के लिए 2 बड़ी पानी टंकी बनाई गई है, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से पानी भरा जाता है, वह सप्लाई भी किया जाता है। पर उसी वार्ड में पिछले 4 दिनों से पाइपलाइन टूट जाने के कारण लगातार 4 दिनों से हजारों लीटर पानी सड़क में बहकर बर्बाद हो रहा है, जबकि इसकी शिकायत कई बार वार्ड के लोगों द्वारा नगर पालिका को की गई, पर अब तक इस समस्या को लेकर कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आया और न ही इसका सुधार किया गया, जिसके कारण रोज हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। जब मीडिया ने पालिका के सीएमओ को फोन लगाया और सवाल पूछा तो उन्होंने फोन ही बंद कर दिया, जबकि पाइपलाइन जहां पर लीकेज है वहां से मात्र 100 मीटर पर ही पालिका के अधिकारी का निवास है। इसी समस्या से मीडिया ने जब कलेक्टर कांकेर को अवगत कराया तो उन्होंने जल्द समस्या सुलझाने की बातें कही। ये हमारे जनकपुर के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि विगत 8 साल से हम लोग 2 गुंडी और 2 बाल्टी में अपना जीवन जी रहे हैं, और ये जो पानी है, इस पानी की दूरी और सीएमओ क्वार्टर दूरी मुश्किल से 50 कदम होगा। कब से बह रहा है पानी? ये 4 दिन हो गया। 4 दिन से बाकायदा मैंने खबर की है, सोशल मीडिया में डाला है कि इस तरह यहाँ पानी बह रहा है, लोगों को पता है। उसके बाद भी बेशकीमती पानी, सेव वाटर हम कहते हैं, नारा देते हैं, लेकिन यहाँ तो वेस्ट वाटर है। और इस पानी हम लोग निरंतर टैंकर से पानी भरते हैं, पूरे मोहल्ले वासी भर रहे हैं, और पानी को लेकर मन अभी भी त्राही त्राही माम जनकपुर में, अघन नगर में जो पानी के लिए मचा हुआ है, ये देखने से पता चलता है कि नगर पालिका के अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं, इससे देख के पता चलता है। और एक मीडिया कर्मी ने फ़ोन किया तो सीएमओ ने कहा कि मैं अभी आया हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। ये मतलब मैं नहीं कहा था कि उनका ये बोलना बहुत लाजिम है, उनको होता है कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, मैं देखता हूँ, ये उनका होना था। जिम्मेदार व्यक्ति हूँ मोहल्ले का, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम जो लोगों के लिए, जो पानी के लिए जो त्राही मची है,
एक एक गुंडी 2-2 बाल्टी लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं, और ये जो पानी वेस्ट हो रहा है, अगर यही पानी टंकी में चल दे तो कम से कम लोगों को 2 बाल्टी 4 गुंडी के अलावा कम से कम 10 बाल्टी तो मिलेगा पानी कम से कम, और अपना निस्तारी कर सकता है। और कम से कम हम तो 8-9 साल से देख रहे हैं, जो पानी 2 टाइम आता था वो 1 टाइम आता है सुबह, और कभी तो आता ही नहीं है। 4 दिन से तो पानी नहीं आया था, और आता है तो सिर्फ ये वेस्ट के पानी के चक्कर में टंकी नहीं भर पा रही है, और इतना गंदा है यहाँ, इतना गंदा उस पानी को हम लोग पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो ये क्या नगर पालिका क्या है? पूरे अधिकारी रोड में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो रुक सकते हैं कि पानी कहाँ आ रहा है, कहाँ से बह रहा है, लेकिन उनको इतना समय नहीं है कि हम रोक कर पानी की जानकारी लें। देखिए, जनकपुर वार्ड में जो पानी का समस्या है उसका निराकरण किया जा चुका है। वहाँ पे जो दुधावा से पाइपलाइन आया उसकी टेस्टिंग की जा चुकी है, और सभी को बताया भी गया है कि आप लोग अब नए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वहाँ से कनेक्शन ले लीजिए, वहाँ से पानी का सप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है, चाहे वो जनकपुर वार्ड हो, बस स्टैंड का एरिया हो, ये सभी जगह पे समस्या तो है नहीं। अब जितना जल्दी से आम लोग कनेक्शन लेंगे, उनको सुचारू रूप से पानी जो है वो प्राप्त होता रहेगा। कहीं कहीं टेस्टिंग होने के कारण इस तरह का संभावना है कि कहीं पे हाई प्रेशर से पाइप फटा होगा, तो उसको जांच का विषय है, उसको देखा जाएगा। बहरहाल इस भीषण गर्मी को देखते हुए जरूरत है पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जिससे लोगों को पानी के लिए 2-4 होना ना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कांकेर से प्रांजल झा की रिपोर्ट। अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दे रहे भिलाई 3 के स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों व पदाधिकारियों को युवा कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता भिलाई 3 निवासी हुसैन रिजवी द्वारा भाप मशीन, सैनिटाइजर व मास्क का वितरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मी बड़ी संख्या में शामिल रहे। इसे लेकर शहरी स्वास्थ्य प्रभारी सैयद असलम ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। यूथ कांग्रेस के हुसैन रिजवी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मडरिया जी और उनकी पूरी यूथ कांग्रेस की टीम ने स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 चरोदा के स्वास्थ्य कर्मियों का जो आज सम्मान किया है, मैं विभाग की ओर से उनका आभारी हूं। हम विगत 13 महीनों से कोविड महामारी नियंत्रण रोकथाम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न संस्थाएं जो सम्मान कर रही हैं, और कांग्रेस की यूथ कांग्रेस ने जो जगह जगह जाके हमारे लिए जो हौसला अफजाई का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं का, कर्मचारियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, हम इस काम के आभारी हैं कि हमारे अंदर और अच्छे जज्बा पैदा हुआ है। हम और अच्छे तरीके से आगामी दिनों में स्वास्थ्य की सेवाओं को देंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है, और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टाउनशिप भिलाई सेक्टर 5 के एक सोने मकान को खाली पाकर चोरों ने नकदी समेत 45,000 के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल बीएसपी कर्मी भगवान ठाकुर अपने पिता के देहांत उपरांत अपने गृहग्राम बालोद गए हुए थे। बुधवार को वे अपने सेक्टर 5 स्थित निवास स्थान पहुंच तब उन्हें मकान में चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने सेक्टर 6 कोतवाली थाना पहुंचकर अपराध दर्ज कराया। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर भिलाई नगर थाना प्रभारी विजय ठाकुर ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रार्थी भागवत ठाकुर बीएसपी में सर्विस करता है। पिछले शुक्रवार को इसके पिताजी देहांत हो जाने पर बालोद जिला गया हुआ था। आज सुबह जब वापस घर आए अपने सेक्टर 5 स्थित निवास में, देखा कि बाहर का जो ताला टूटा हुआ था। जब अंदर घुस के देखा तो अलमारी भी टूटा हुआ था, लाकर टूटा हुआ था, कपड़े सब अस्त व्यस्त थे। जब आसपास चेक किया लाकर में तो वहाँ जो सोने चांदी जो रकम थे और कुछ नकदी रकम किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गया है। इस रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया है और इसमें पुलिस जांच की मदद ली जा रही है। कितने का अनुमानित चोरी बताया जा रहा है? करीबन 45-50 हजार के आसपास की चोरी। धमतरी जिले में वर्तमान में 27 मदिरा दुकानें संचालित हो रही है। 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब शराब दुकानों के संचालन की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है, जिसके बाद सभी ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। वहीं लॉकडाउन के बाद जब से अनलॉक की प्रक्रिया हुई है तब से शराब की बिक्री में अभूतपूर्व कमियां देखने को मिल रही है। जिले में पूर्व की बिक्री से लगभग 20% कम शराब बिक रही है। एक तरफ ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि जिले में शराब प्रेमियों की संख्या कम हो गई है, वहीं दूसरी तरफ ये आंकड़े बता रहे हैं कि अवैध शराब की बिक्री बढ़ने के कारण सरकारी दुकान से शराब की कम बिक्री हो रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जिले में महुआ शराब की जबरदस्त मांग थी और उसकी अवैध बिक्री भी की जा रही थी। दुकानों में ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। चूना निशान लगाए गए हैं और जहां पे भीड़ की आशंका या बड़ी दुकानें में जहां पे ज़्यादा लोग एकत्रित हो सकते हैं, ऐसे दुकानों में अतिरिक्त स्टाफ पदस्थ किए गए हैं ताकि वो भीड़ का प्रबंधन कर सकें और लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकें। कुछ बिना स्कैनिंग के भी जो शराब बिक्री की जानकारी आई है, क्या अब तक इसकी सूचना है?
नहीं, हमारे ज़िले में ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। विभाग की जो भी प्रक्रिया के तहत दुकानों के लिए शराब इशू होते हैं और वो दुकानों में आमद लिए जाते हैं और उसके बाद उसकी सेल की जाती है। सर, ये प्रतिदिन अगर धमतरी जिले की प्रॉपर हम बात करें तो कितने शराब की बिक्री होती है पर डे और कितने यहाँ पे दुकान हैं जो संचालित होते हैं? धमतरी जिले में कुल 27 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं और औसत बिक्री दुकानों की लगभग 80 से 85 लाख रुपए आती है। ये जैसे अभी ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन हुआ तो इसमें बिक्री में कितना इजाफा हुआ है? बिक्री में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना संक्रमण के पूर्व में जो बिक्री आती थी उससे कम बिक्री आ रही है। इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा CSR मद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 को कोविड-19 महामारी नियंत्रण, रोकथाम व बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, BP मशीन, ऑक्सीजन ग्लूकोमीटर सहित डिस्पोजल हेड कैप दिया गया। इस अवसर पर शिवलिक इंजीनियरिंग कंपनी HR हेड जितेंद्र सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अनूप दीक्षित तथा संस्था प्रमुख आदित्य शर्मा ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। तरफ से हम लोगों को जो सौभाग्य मिला है, ये वेलफेयर के वर्क करने के लिए और टीम के द्वारा हम लोगों को ये वर्क सौंपा गया है। शिवालिक ग्रुप जो है इसके लिए धन्यवाद देता है और आगे भी हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ेगा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए और हॉस्पिटल के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, हमारे ग्रुप की तरफ से हमेशा सहयोग प्रदान किया जाएगा। सिंघानिया परिवार हमेशा इस चीज़ के लिए अग्रसर रहा है। छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों में इनका हमेशा नाम रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब भी इस तरह की सहयोग के लिए हमारे ग्रुप को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, या वृक्षारोपण हो, हेल्थ के संबंधन में हो या और भी किसी भी तरह की जो भी कार्य सामाजिक सेवा के लिए दिया गया, हमारा ग्रुप हमेशा जो है सहयोग के लिए अपने प्रदेशवासियों के लिए सहयोग के लिए हमेशा अग्रसर रहा है और हमेशा आगे भी इस तरह का कार्य करते रहेगा। धन्यवाद। शिवालिक इंजीनियरिंग की तरफ से आज हम लोगों को जो कंज्यूमेबल्स आइटम्स हैं हमको प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें मास्क है, सैनिटाइज़र्स है और पल्स ऑक्सीमीटर, BP इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हमको प्रोवाइड करी गई है। इसके लिए शिवालिक इंजीनियरिंग वर्क्स का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसमें हम लोगों ने इसलिए प्रोवाइड किया उन्होंने क्योंकि हमने वैक्सीनेशन में थोड़ा सा समन्वय किया है उनके साथ में और हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शिवालिक ग्रुप ऑफ कंपनी सिंघानिया परिवार के बारे में जो बतलाया गया था कि वो छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता के साथ में जब भी आह्वान किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो चाहे दूसरे के क्षेत्र में हो, जब भी विषम परिस्थिति रहती हैं सहयोग करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पे उन्होंने प्रदेश में इस वक्त कोविड-19 में बहुत सारे सकारात्मक काम किए हैं। हमने भी एक अपील की थी कि 3 चरोदा आपकी जो कंपनी है हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हमारे यहाँ आप ऑक्सीमीटर, सिलेंडर, बेड, अलमारी, चेयर्स, बहुत सारी एक लिस्ट हमने दी थी। उनके जो प्रतिनिधि यहाँ आए उन्होंने कहा कि हम 3 पार्ट में आपकी सामग्री को पूरा करेंगे। हमने भी वैक्सीनेशन में उनका सहयोग किया है। हमने एक कार्य योजना बनाई है कि 25 से 30 वर्कर को उनको बुलाएंगे और कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उनकी कंपनी में अधिकारी कर्मचारी जो काम करते हैं उनको वैक्सीनेशन करेंगे और उनके द्वारा जो CSR मद से हमको सहयोग किया जा रहा है, हम उसके तहे दिल से आभारी हैं। और भी दूसरी कंपनियों से आग्रह है कि इसी तरीके से जनहित में कर्मचारी, अधिकारियों के लिए और जनता के लिए वो हमेशा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में हो CSR मद से सहयोग करते रहे। कुम्हारी थाना अंतर्गत स्थित ग्राम ढाबा में मंगलवार की रात पारिवारिक विवाद के कारण आरोपी लोकेश कुमार यादव ने अपने ही छोटे भाई रवि यादव को लोहे के घन से सर पर वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची कुम्हारी पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी छावनी CSP विश्वास चंद्राकर ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। थाना कुम्हारी के अंतर्गत ग्राम ढाबा है, जहां से सूचना प्राप्त हुई कि रवि कुमार यादव की उम्र जो 27 साल है, उसकी हत्या उसके ही भाई लोकेश कुमार यादव जिसकी उम्र 30 साल है उसने कर दी है। प्रकरण जो है वो पारिवारिक विवाद का है। जो मृतक है रवि कुमार यादव, उसके यहाँ हत्यारे
लोकेश यादव की पत्नी आई और उसके द्वारा शिकायत किया गया कि मेरा पति मुझको शराब पीकर मारपीट कर रहा है। तो उसने उसको अपने घर के अंदर छिपा लिया। घर के सामने पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। इसी बीच हत्यारा लोकेश यादव आया, उससे अपने पत्नी को निकालने बोला और इसी बात पर से विवाद होकर उसने जो घन रहता है पत्थर तोड़ने का, उस घन से सिर पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हत्या करने के बाद हत्यारा जो लोकेश यादव है फरार हो गया था। रात भर इसकी खोजबीन चली है और खोजबीन के पश्चात सुबह करीब 4 बजे हत्यारे को पकड़ लिया गया है, गिरफ्त में है और उसको रिमांड पर लिया गया है। सर ये घटना सब पूरी कितने बजे की है सर? घटना बीती रात में करीबन 8 बजे की है और रिपोर्ट उसके करीबन 9 बजे थाना कुम्हारी में। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत पर। जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।